हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम पे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे, आज का जो अपना टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। खिलजी वंश में जो प्रमुख शासक रहे हैं, राजा रहे हैं, उनके बारे में आपको बता दूं कि कौन कौन से राजा रहे हैं और खिलजी वंश क्या था। खिलजी जो वंश था 1290 से 1300 ईस्वी तक था, लेकिन इसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो समय काल है वो 1296 से 1316 है। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने की थी। इस वंश के कुल 4 शासकों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह व नसीरुद्दीन खुसरो शाह 1290 से 1300 ईस्वी तक अर्थात 30 वर्षों तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत के वंशों में खिलजी वंश के शासकों ने सबसे कम समय तक शासन किया। खिलजी वंश की स्थापना से दिल्ली सल्तनत में अनेक सामाजिक व आर्थिक बदलाव के साथ साथ भारत के तत्कालीन राज्य एवं राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। इसमें जो प्रथम शासक रहा है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक। इसके बाद जो प्रमुख हैं, इसने जो प्रमुख आक्रमण किए उनके बारे में जो जीत की: मलिक छज्जू का विद्रोह, डाकुओं तथा ठगों के साथ उदार बर्ताव, सिद्दी मौला का दमन, उदार नीति का विरोध। इस जलालुद्दीन की विदेश नीति अत्यंत दुर्बल थी। इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया, मंदावर पर आक्रमण किया और मालवा तथा देवगिरी पर आक्रमण किया व मुगलों के आक्रमणों का प्रतिरोध किया। इसके बाद अगर प्रमुख हैं इस टॉपिक में तो अलाउद्दीन खिलजी। चलिए इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर अपन बात करें तो अलाउद्दीन जलालुद्दीन का भतीजा तथा दामाद था। वन लाइन फैक्टर में इस तरह क्वेश्चन बनते हैं कि इसके पिता का नाम शहाबुद्दीन मसूद खिलजी था, जो कि बलबन की सेना में कार्य कर चुका था। अलाउद्दीन अपने पिता का सबसे बड़ा पुत्र था। इसका जन्म लगभग 1266 ईस्वी में हुआ। यद्यपि बचपन में इसकी नियमित रूप से शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई, लेकिन उसने घुड़सवारी, खेलकूद तथा रण विद्या की अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली। देखिए, लेकिन ये शिक्षा में निपुण नहीं था, लेकिन ये जो घुड़सवारी, खेलकूद, रण विद्या में अच्छी तरह निपुण था। वह बहुत साहसी तथा महत्वाकांक्षी था। जलालुद्दीन का भी उस पर विशेष कृपा थी। उसके सिंहासरोहण के समय अलाउद्दीन को अमीर तुजुक का पद मिला था और मलिक छज्जू के विद्रोह के बाद उसे कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना दिया गया। कुछ महत्वाकांक्षी खिलजी जवान अलाउद्दीन को अवसर के अनुकूल नेता मानते हैं और उसे जलालुद्दीन के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए भड़काया करते थे, लेकिन अलाउद्दीन अवसर की प्रतीक्षा में था। 1292 ईस्वी में उसने मालवा पर आक्रमण किया और भिलसा जीत लिया। इससे प्रसन्न होकर जलालुद्दीन ने अवध का सूबा भी उसे सुपुर्द कर दिया। 1294 में उसने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? 1294 ईस्वी में उसने देवगिरी का एक राजा था रामचंद्र देव पर आक्रमण किया और 8000 सेना लेकर चुपचाप बहाना बनाकर देवगिरी पहुंच गया। वहां के शासक को अलाउद्दीन के आने की कोई सूचना नहीं थी। उसकी सेना का अधिकांश भाग उसका पुत्र शंकर देव अपने साथ तीर्थ यात्रा के लिए ले गया था, इसलिए वह घबरा गया और आक्रमणकारी से संधि करने को तैयार हो गया। तब तक उसका पुत्र शंकर देव तीर्थ यात्रा से लौटकर आ गया। उसने अपने पिता की राय के विरुद्ध अलाउद्दीन की सेना पर आक्रमण कर दिया, किंतु उसकी पराजय हुई। रामचंद्र देव को बड़ी कठोर शर्तें स्वीकार करनी पड़ी। उसने अपने राज्य का एलिचपुर नाम का प्रदेश तथा 172 पौंड सोना, 200 पौंड मोती, रत्न, सोना, चांदी, रेशम वस्त्र अलाउद्दीन को भेंट किए। इस विजय से अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि हो गई और वह दिल्ली की गद्दी पर प्राप्त करने की आकांक्षा करने लगा। उसके अनुयायी इस संबंध में उसे प्रेरित कर ही रहे थे। अतः जैसा हम पहले वर्णन कर चुके हैं कि धोखे से उसने 19 जुलाई 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन का वध करवा दिया और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। अगर जलालुद्दीन का जो वध कैसे किया उसके बारे में बात करें, जलालुद्दीन को जब यह सूचना दी गई कि अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए अपार धनराशि प्राप्त कर ली है और वह उसे सुल्तान को समर्पित करना चाहता है, तो सुल्तान को अपार प्रसन्नता हुई। अलाउद्दीन के छोटे भाई
अलुग खां ने सुल्तान को यह विश्वास दिलाया कि अलाउद्दीन सुल्तान से भेंट करने का इच्छुक है, लेकिन आपके सम्मुख उपस्थित होने का उसमें साहस नहीं, क्योंकि बिना सुल्तान की आज्ञा के उसने देवगिरी पर आक्रमण किया है। जलाउद्दीन तुरंत अपने भतीजे से मिलने के लिए चल पड़ा। अलाउद्दीन ने उसको मारने के लिए अच्छी तरह से जाल बिछा रखा था। सुल्तान ने अपनी रक्षा के लिए किसी प्रकार की सावधानी नहीं बरती। परिणाम यह हुआ कि भेंट के समय निर्दयता से उसका कत्ल कर दिया गया और अलाउद्दीन अपने को सुल्तान घोषित कर दिया। जलाउद्दीन की हत्या कर दी गई। अब अलाउद्दीन के उत्तर भारत की अगर विजय के बारे में बात करें दोस्तों, कि कौन कौन से उसने विजय प्राप्त की और कौन कौन से राज्यों पर आक्रमण किया, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आगे अंत तक जुड़े रहें। उत्तर भारत की विजय। गुजरात विजय। उस समय गुजरात पर बघेल राय कर्ण शासन कर रहा था। उसने अनेक बार तुर्कों के आक्रमण का सामना किया और उन्हें पराजित किया। उसकी राजधानी अहिलवाड़ आधुनिक पटना थी। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अलुग खां और नुसरत खां को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इन दोनों सेनापतियों ने अहिलवाड़ को घेर लिया और उस पर अधिकार कर लिया। वहाँ का सम्राट कर्ण अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भाग खड़ा हुआ। उसने देवगिरी के राजा रामचंद्र के यहाँ शरण ली। उसकी रानी कमला देवी मुसलमानों के हाथ पड़ी। दिल्ली की सेना ने अहिलवाड़ा को खूब लूटा और अपार धन संपत्ति दिल्ली ले गए। कापुर नामक एक हिंदू भी नुसरत खां के हाथ लगा, जो आगे चलकर अलाउद्दीन का वजीर तथा राज्य का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बना। कमला देवी से सुल्तान ने विवाह कर लिया। रणथंभौर की विजय। गुजरात पर अधिकार कर लेने के पश्चात अलाउद्दीन ने राजपूताना के राज्यों को जीतने का संकल्प लिया। अतः उसने दूसरा आक्रमण रणथंभौर पर किया, जो कि राजपूताना का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य माना जाता था। यह पहले दिल्ली राज्य का अंग रह चुका था, इसलिए उस पर पुनः अधिकार करना सुल्तान अपना कर्तव्य समझता था। इसके अतिरिक्त वहाँ के शासक हमीरदेव ने कुछ नए मुसलमानों को अपने यहाँ शरण दी थी। यही आक्रमण के कारण थी। अलाउद्दीन ने अलुग खां और नुसरत खां को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उन्होंने किले का घेरा डाल लिया और वहाँ 1 वर्ष तक बरकरार चलता रहा। धीरे धीरे किले के भीतर की सामग्री समाप्त होने लगी और बाहर से सहायता मिलना कठिन हो गई। अंत में 1301 ईस्वी में हमीरदेव का प्रधानमंत्री रनमल अपने स्वामी को धोखा देकर सुल्तान से जा मिला। इससे राजपूतों का मनोबल गिर गया। उन्होंने जोहर किया और राणा हमीर तथा उसके वंश के सभी लोग वीरगति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन का प्रमुख सेनापति नुसरत खां युद्ध में मारा गया। इस प्रकार 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। चित्तौड़ की विजय। रणथंभौर की विजय के बाद अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। प्राचीन राजपूत अनुश्रुतियों तथा परिवर्ती मुसलमान इतिहासकारों के आधार पर यह कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर पत्नी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया था, किंतु कुछ आधुनिक इतिहासकार पद्मिनी की कहानी में विश्वास नहीं करते। उनका तर्क है कि यह कहानी जायसी के पद्मावत नामक ग्रंथ के आधार पर गढ़ी गई हैं, जो गलत हैं। पद्मावती में वर्णित प्रेम कहानी के ब्यौरे की अनेक घटनाएं कल्पित हैं। दूसरे अमीर खुसरो ने, जो अलाउद्दीन के साथ चित्तौड़ गया था और घेरे के समय वहीं था, इस विषय में कुछ नहीं लिखा। तीसरे अन्य तत्कालिक लेखकों ने इस संबंध में कुछ नहीं लिखा। यह कहानी कपोल कल्पित है। उनका मत है कि अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और अपने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से ही उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, किंतु अमीर खुसरो के लेखों से स्पष्ट है कि यह कहानी कपोल कल्पित नहीं है। अलाउद्दीन पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था। मालवा की विजय। चित्तौड़ की विजय के बाद राजपूतों की रियासतों पर यह प्रभाव पड़ा कि उन्होंने स्वयं अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करना प्रारंभ कर दी। लेकिन मालवा का राजा हरनंद बड़ा ही स्वाभिमानी वीर राजपूत राजा था। उसने अधीनता स्वीकार नहीं की। अलाउद्दीन ने आईने उल मुल्क मुल्तानी को झालोर और उज्जैन पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 9 दिसंबर 1305 को राजा हरनंद ने आक्रमणकारी का कठिन प्रतिरोध किया, लेकिन अंत में वह पराजित हुआ।
इस विजय के परिणाम स्वरूप उज्जैन, मांडू, धार तथा चंदेरी पर दिल्ली सेना का अधिकार हो गया। जालौर के राजा कनेर देव ने भी सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। मारवाड़ की विजय। 1308 ईस्वी में सुल्तान ने मारवाड़ को जीतने का संकल्प किया। दिल्ली सेना ने वहां के शक्तिशाली दुर्ग सिवाना का घेरा डाल लिया। घेरा दीर्घकाल तक पड़ा रहा, लेकिन आक्रमणकारियों को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। तब अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रवाना हुआ। उसने वहां के राजा शीतल देव को संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। सुल्तान ने सिवाना के दुर्ग पर तो अधिकार नहीं किया, लेकिन उसका राज्य दिल्ली के अमीरों में बांट दिया। जालौर पर विजय। जालौर के राजा कनेर देव ने 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन कुछ समय बाद उसने विद्रोह कर दिया। जैसे ही सुल्तान को उसकी सूचना प्राप्त हुई, एक विशाल सेना जालौर पर आक्रमण करने के लिए भेजी। सेना ने जालौर को चारों ओर से घेर लिया और कनेर देव को इतना दबाव डाला कि वह आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गया। उसकी समय दिल्ली सेना के सेनापति गुलेब हिश्त की मृत्यु हो गई। दुश्मन को संकट में देखकर राजपूतों ने भयंकर युद्ध करना प्रारंभ किया। उन्होंने गुलेब हिश्त के लड़के को पराजित किया और मार डाला। जब अलाउद्दीन को इसकी सूचना मिली तो उसने तुरंत ही कामलुद्दीन के नेतृत्व में कुछ सेना जालौर पहुंचा दी। उसने राजा को परास्त किया और हजारों राजपूतों का वध कर दिया। इस प्रकार सुल्तान का जालौर पर अधिकार हो गया। यह उत्तर भारत की विजय थी। अब इसी में दक्षिण भारत की अगर विजय के बारे में बात करें दोस्तों इसी टॉपिक में, तो अलाउद्दीन की जो दक्षिण भारत की विजय के क्या कारण थी? क्या वह विशाल सेना को कार्य में लगाना चाहता था, दक्षिण का धन, दक्षिणी राज्यों की दुर्बलता, या अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा? ये 4 पॉइंट बनते हैं। उसके बाद अपन बात करें कि देवगिरी पर आक्रमण। अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया था, क्या कारण था? चलिए बात करते हैं। जैसा हम पहले उल्लेख कर चुके हैं कि 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी के राजा को पराजित किया और उसे अपने अधीन बनाकर अपार धन प्राप्त किया था। लेकिन कुछ समय पश्चात उसने एक कर देना बंद कर दिया। साथ ही उसने गुजरात के राजा कर्णदेव को शरण दी थी। इसीलिए अलाउद्दीन ने 1306-7 में मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा और उसे कर्णदेव की पुत्री देवल देवी को भी दिल्ली लाने का आदेश दिया। कर्णदेव ने अपनी पुत्री का विवाह रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव से करने का निश्चय कर लिया था। जिस समय देवल देवी कुछ लोगों के साथ देवगिरी की ओर जा रही थी तो गुजरात के गवर्नर अलुग खान ने उसको पकड़ लिया और दिल्ली भेज दिया। वहाँ पर उसका विवाह अलाउद्दीन के बड़े लड़के खिज्र खां के साथ कर दिया गया। मलिक काफूर तथा अलुग खां की संयुक्त सेनाओं ने कर्णदेव तथा रामचंद्र देव को पराजित किया और रामचंद्र देव को पकड़कर दिल्ली भेज दिया। अलाउद्दीन के राजा के साथ अच्छा बर्ताव किया, उसे राय रायन की उपाधि दी और उसका राज्य वापस दे दिया गया। इस व्यवहार से रामचंद्र देव इतना प्रभावित हुआ कि उसने फिर कभी सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया, सदैव उसके प्रति वफादार बना रहा। इसके बाद अगर इसके विजय की बात करें तो तेलंगाना की विजय, होयसल की विजय, पांड्य राज्य की विजय, देवगिरी पर पुनः आक्रमण। तो तेलंगाना की विजय, होयसल की विजय, पांड्य, देवगिरी पर पुनः आक्रमण क्यों किया? रामचंद्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंकरदेव गद्दी पर बैठा। उसने दिल्ली शासन से अपने को मुक्त कर लिया और वार्षिक कर देना बंद कर दिया। इसीलिए 1313 ईस्वी में सुल्तान ने मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शंकरदेव युद्ध में हारा और मारा गया। इसके पश्चात काफूर ने उसके राज्य के विभिन्न नगरों को लूटा। 1314 ईस्वी में हरपाल देव को वहाँ का शासक सौंपकर लूट की पर्याप्त धन संपत्ति लेकर काफूर दिल्ली लौट आया। दक्षिण में अलाउद्दीन की सफलता के क्या कारण थे और दक्षिण विजय के परिणाम क्या हुए? इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत में जो अलाउद्दीन की सफलता के कारण क्या थे? तो अलाउद्दीन की नीति का उद्देश्य धन को लूटना और दक्षिण के राज्यों को अधीनता मानने के लिए बाध्य करना। वह दक्षिण के राज्यों को अपने राज्य में मिलाना चाहता था, क्योंकि आवागमन के साधनों के अभाव के कारण उन पर नियंत्रण रखना कठिन था। दूसरा पॉइंट, दक्षिण के राज्यों में आपस में वैमनस्य था। वे एक दूसरे के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। उन्होंने संगठित होकर शत्रु से लड़ने की बजाय अपने पड़ोसियों के खिलाफ शत्रु की मदद की, तो उसे जल्दी सफलता हासिल हुई अलाउद्दीन खिलजी को। इसके बाद अगर इसके परिणाम भी पूछे जाते हैं
कि दक्षिण भारत में अगर विजय के अलाउद्दीन की सफलता के क्या परिणाम हुए, विजय के क्या परिणाम हैं, उसके बारे में। तो आगे अपन बात करें अलाउद्दीन के जो सफलता के कारण थे दक्षिण भारतीय। उसके बाद अगर अपन बात करें तो अलाउद्दीन के सुधार, शासन का केंद्रीकरण किया, न्याय व्यवस्था में सुधार किया। तो कौन कौन से सुधार थे उनके बारे में बात करेंगे। तो शासन का केंद्रीकरण, शासन का केंद्रीकरण के बारे में अगर बात करें, सुल्तान निरंकुशता में विश्वास करता था। उसने अपने विरोधियों का निर्ममतापूर्वक दमन करके सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी। यद्यपि अलाउद्दीन के केंद्रीय शासन में मंत्री भी थे, लेकिन उनकी स्थिति सचिव तथा क्लर्कों की थी। मंत्रियों को सुल्तान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। वे स्वतंत्रतापूर्वक कार्य नहीं कर सकते थे। प्रांतों के सूबेदार तथा गवर्नरों पर सुल्तान का कठोर नियंत्रण था। उनको भी सम्राट के आदेश अनुसार ही कार्य करना होता था। अमीर तथा दरबारी सम्राट से भयभीत होते रहते थे। उसने अमीरों का दमन करके स्वामी भक्त साधारण लोगों को उच्च पद पर सम्मानित किया। वह अपनी इच्छानुसार ही कार्य करता था। इस प्रकार उसका शासन पूर्ण निरंकुश था। न्याय सुधार में व्यवस्था, अलाउद्दीन अपने साम्राज्य में शांति और व्यवस्था की स्थापना करने के लिए न्याय व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उसकी न्याय व्यवस्था धर्म ग्रंथों पर आधारित नहीं थी। उसने इसे लौकिक स्वरूप प्रदान किया। उसने परिस्थितियों के अनुसार जिन नियमों को उचित समझा उन्हें ही न्याय का आधार बनाया। सुल्तान ने न्याय के लिए चरित्रवान, नीति निपुण तथा योग्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की। न्यायाधीशों की सहायता के लिए पुलिस तथा गुप्तचरों भी नियुक्त किए गए। सैनिक व्यवस्था में सुधार, सैनिक व्यवस्था में कौन कौन से सुधार किए गए उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद अपन आर्थिक सुधार के बारे में बात करेंगे। इसके बाद वस्तुओं के मूल्यों पर क्या नियंत्रण किया, ये सब टॉपिक अपन आज इसमें कंप्लीट करेंगे। अलाउद्दीन के बारे में जो संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में सब आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप यहाँ से हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े दोस्तों, और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। सैनिक व्यवस्था में सुधार, क्या क्या सुधार हुए। घोड़ों को दागने की प्रथा का प्रारंभ, सैनिकों की भर्ती में सुधार, सैनिकों को नगद वेतन की व्यवस्था व स्थायी सेना की व्यवस्था। तो 4 पॉइंट इसमें। पहला पॉइंट की बात करते हैं, घोड़ों को दागने की प्रथा का प्रारंभ। सैनिक व्यवस्था में सुधार में बहुधा सैनिक लोग अच्छे घोड़ों के स्थान पर घटिया घोड़े रख लिया करते थे, जो कि युद्ध क्षेत्र में भाग खड़े होते थे। इस दोष को दूर करने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई। उपरोक्त सुधारों से सेना का संगठन अच्छा हो गया। सेना के बल पर ही वह अपनी निरंकुशता कायम रखने में सफल रहा। सेकंड पॉइंट, सैनिकों की भर्ती में सुधार। सैनिकों की भर्ती के लिए उसने एक सेना मंत्री की नियुक्ति कर दी। इसके साथ ही वह स्वयं भी सैनिकों की भर्ती किया करता था। सैनिक योग्यता के आधार पर भर्ती किए जाते थे, न कि वंश तथा जाति के आधार पर। सैनिक की हुलिया भी लिखी जाती थी, जिससे उसके स्थान पर कोई दूसरा सैनिक न आ जाए। इससे युद्ध में प्रतिनिधि भेजने की प्रथा का अंत हो गया। सैनिकों को नगद वेतन की व्यवस्था, अलाउद्दीन से पहले सैनिकों को जागीर देने की प्रथा थी, जिससे सैनिकों का अपनी जागीर के प्रबंध में पर्याप्त समय बर्बाद होता था। वे सैनिक कार्यों की ओर से उदासीन हो जाते थे। इसलिए अलाउद्दीन ने इस प्रथा का अंत कर दिया और सैनिकों के राजकोष से सीधा वेतन दिया जाने लगा। एक सैनिक का वेतन 234 टका प्रतिवर्ष था। एक अतिरिक्त घोड़ा रखने वाले 78 टका अधिक मिलते थे। सैनिकों को घोड़ा, हथियार तथा अन्य सामग्री राज्य की ओर से दे दी जाती थी। अगला पॉइंट है स्थायी सेना की व्यवस्था। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना की व्यवस्था की, जो कि राजधानी में हर समय तैयार रहती थी। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। इसके पूर्ववर्ती सुल्तान स्थायी सेना नहीं रखते थे। जब भी आवश्यकता पड़ती थी तो जागीरदारों की सेनाओं को एकत्रित किया जाता था, लेकिन इस व्यवस्था में अनावश्यक देरी होने के कारण बड़ी हानि उठानी पड़ती थी। अगले अगर बात करें आर्थिक व्यवस्था में सुधार। आर्थिक व्यवस्था में कौन कौन से सुधार किए गए उनके बारे में बात करेंगे। कर की वृद्धि तथा वसूलों में कठोरता, बाजार पर नियंत्रण, भूमि की माप आदि। तो बात करते हैं आर्थिक सुधार में व्यवस्था। तो भूमि की माप, अलाउद्दीन की आर्थिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भूमि की नाप करवाना था। उसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि कितनी भूमि पर खेती होती है और वास्तविक उपज क्या है। हिंदू शासकों में भी भूमि की माप करवाने की प्रथा प्रचलित थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत के अन्य सुल्तानों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।
अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने उसके महत्व को समझा और इसे व्यवहारिक रूप दिया। नाप करने से पहले उसने यह पता लगवाया कि किस गांव में कितनी भूमि है। इस व्यवस्था को लागू कराने के लिए उसने योग्य और ईमानदार अधिकारी नियुक्त किए। लेकिन अलाउद्दीन ने अपने संपूर्ण राज्य में भूमि की नाप नहीं करवाई, यह कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित थी। बाजार पर नियंत्रण। अलाउद्दीन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बाजार पर नियंत्रण था। विद्रोहियों का दमन, मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षा तथा भारत विजय के लिए इतनी बड़ी सेना रखना औचित्यपूर्ण था। किंतु इतनी बड़ी सेना का वेग घटाने के लिए उसने बाजार पर निम्न नियंत्रण लगाए, जिसमें वितरण की व्यवस्था, वस्तु के मूल्यों पर नियंत्रण। तो वस्तु के मूल्यों पर क्या नियंत्रण था? अलाउद्दीन ने जीवन निर्वाह की वस्तुओं के मूल्यों को मांग तथा पूर्ति के नियम के अनुसार घटने तथा बढ़ने नहीं दिया, बल्कि उनका मूल्य स्थायी रूप से निश्चित कर दिया। उसने आवश्यक वस्तुओं का मूल्य इतना कम कर दिया कि एक सैनिक नाम मात्र के वेतन में आराम से जीवन निर्वाह कर सकता था। उसने अनाज, कपड़ा तथा अन्य वस्तुओं का मूल्य साधारण बाजार की दर से बहुत कम निश्चित किया। सुल्तान ने यह भी नियम निश्चित कर दिया कि आवश्यक वस्तुओं का मूल्य वही होगा जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य सूची में दिया हुआ है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं थी जो मूल्य तालिका में सम्मिलित नहीं की गई। सब्जी, फल, तेल, टोपी, जूते, सुइयां, गुलाम आदि छोटे से छोटी वस्तुओं का भी मूल्य निश्चित कर दिया गया। वितरण की व्यवस्था। सामान के वितरण के लिए दिल्ली में 3 बाजारों की व्यवस्था की गई। एक बाजार सराय अदल कहलाता था। पंजीकृत व्यापारियों को सरल अदल में माल लाना और बेचना अनिवार्य था। दूसरा बाजार शहनाई मंडी था। तीसरे बाजार का नाम उल्लेखित नहीं है। उपभोक्ताओं को आज्ञापत्र उसी के हिसाब से वस्तुएं मिलती थी। आर्थिक सुधार में जो थर्ड पॉइंट है अपना, भूमि की माप व बाजार नियंत्रण के बाद थर्ड जो पॉइंट है वो है कर की वृद्धि तथा वसूली में कठोरता। कर की वृद्धि और वसूली में क्या कठोरता की? सुल्तान ने करों में अत्यधिक वृद्धि कर दी। हिंदुओं से भूमि कर के रूप में उपज का 50% तथा मुसलमानों से 1/4 लिया जाता था। हिंदुओं को जजिया कर देना पड़ता था तथा अपनी सभी अचल संपत्ति पर कर देना पड़ता था। उसने वसूल करने के लिए कठोर नियम बनाए। उसने सभी प्रकार के कर वसूल करने का कार्य सेना को सौंप दिया। सैनिक अफसर शक्ति तथा निर्दयता के साथ कर वसूल करते थे। इससे राज्य की आय में बहुत वृद्धि हो गई। आगे अपन अगर बात करें इसी में कि अलाउद्दीन के जो व्यापारियों पर नियंत्रण, बाजार में कर्मचारी पर नियंत्रण क्या थे? व्यापारियों पर नियंत्रण। व्यापारियों पर सरकार का कड़ा नियंत्रण था। प्रत्येक व्यापारी को शहनाज-ए-मंडी नामक पदाधिकारी के कार्यालय में अपना नाम लिखाना पड़ता था। व्यापारियों को निश्चित दर पर ही अपना सामान बेचना पड़ता था। चोरी छिपे माल बेचने तथा सट्टा खेलने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। व्यापारियों को अपने पास अनाज तथा अन्य वस्तुएं जमा करने का अधिकार नहीं था। बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने से पहले व्यापारियों को सरकारी अधिकारी से आज्ञा लेनी पड़ती थी। दलालों को बाजार में पृथक कर दिया गया। व्यापारियों को राजकोषीय से अग्रिम धनराशि भी दी जाती थी, जिससे वे माल खरीदकर नियंत्रण दरों पर बेच सके। सुल्तान ने एक बार सुल्तान के व्यापारियों को लगभग 20 लाख तक, किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिला कि वह धनराशि उसको लौटानी पड़ती थी या नहीं। बाजार के कर्मचारी। बाजार नियंत्रण को सफल बनाने के लिए अलाउद्दीन ने योग्य, ईमानदार और अनुभवी पदाधिकारियों की नियुक्ति की। बाजार का सबसे बड़ा पदाधिकारी दीवान रियासत कहलाता था, जिसकी नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था। इसके नीचे 3 पदाधिकारी नियुक्त किए गए: शाहनाज, बरीद व मुहिमान। शाहनाज बाजार के सामान्य कार्यों की देखभाल करता था। बरीद बाजार में घूम फिर कर यह देखता था कि बाजार का कार्य ठीक चल रहा है अथवा नहीं। वह बाजार के समस्त कार्यों की सूचना शाहनवाज के पास भेजता। शाहनवाज उसको दीवान-ए-सिरासत के पास भेज देता था। दीवान-ए-सिरासत सुल्तान को सूचना देता था। मुहिमान बाजार की गुप्त रिपोर्ट भेजता था। वह वेश बदलकर घूमा करता था और यदि कोई अनियमित कार्य करता हुआ मिलता तो उसे गुप्त रूप से उसकी सूचना उच्च अधिकारी के पास पहुंचा देता था।
इसके बाद अपन बात करें अलाउद्दीन का राजत्व का सिद्धांत क्या था, तो अलाउद्दीन का जो राजत्व सिद्धांत है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। संपूर्ण जो क्वेश्चन अलाउद्दीन के बारे में सभी आपके यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। राजत्व का सिद्धांत, अलाउद्दीन ने बलबन के राजत्व सिद्धांत को अपनाया और निरंकुशवाद को अपने पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। इसका विश्वास था कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और अन्य मनुष्यों में उसकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है। वह कहा करता था कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता और राज्य के सभी निवासी उसके सेवक अथवा प्रजा होते हैं। दिल्ली के सुल्तानों की शक्ति पर दो मुख्य अंकुश थे, एक अमीरों का और दूसरा उलेमाओं का। अलाउद्दीन ने अपने को दोनों से मुक्त कर दिया। उलेमा लोग राजनीति में हस्तक्षेप किया करते थे और इस बात की कोशिश किया करते थे कि सुल्तान इस्लाम के नियमों के अनुसार राजकाज चलाए। अलाउद्दीन ने उनकी परवाह नहीं की। उसने यह घोषणा की कि मैं नहीं जानता कि मेरा काम इस्लाम के नियमों के अनुकूल है अथवा नहीं। मैं तो हर अवसर पर जो ठीक समझता हूँ वही करता हूँ। अलाउद्दीन राज्य की निरंकुशता पर विश्वास करता था। उसका राज्य भी पूर्णतः निरंकुश था। उसने हिंदुओं के प्रति दुर्व्यवहार किया और मनमाना कर वसूल लिया। वे किसी भी स्थिति में सुल्तान का विरोध नहीं कर सकते थे। हिंदुओं के कल्याण की ओर उसने तनिक भी ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखा और युद्ध में उसने मुसलमानों की धर्मांधता का लाभ उठाया। यद्यपि उलेमाओं को उसने राजनीति से पृथक कर दिया, लेकिन उसने इस्लाम धर्म का त्याग नहीं किया। दोस्तों, इस जो वीडियो में अपन ने बात की है कि अलाउद्दीन का जीवन, प्रारंभिक जीवन जो 1296 से 1316 ईस्वी तक प्रारंभिक जीवन क्या है, कौन कौन सी उसने उत्तर की विजय प्राप्त की, जिसमें गुजरात विजय, रणथंभौर की विजय, चित्तौड़ की विजय, मालवा की विजय, मारवाड़ की विजय व जालौर पर विजय। इसके बाद अगर बात करें दक्षिण भारत की विजय, जिसमें विशाल सेना को कार्य में लगाना, दक्षिण का धन व दक्षिण राज्यों की दुर्बलता। इसके बाद देवगिरी पर आक्रमण किया, तेलंगाना की विजय, होयसेल की विजय, पांड्य राज्य की विजय, देवगिरी पर पुनः आक्रमण। अलाउद्दीन की दक्षिण में सफलता के परिणाम व सफलता के कारण क्या रहे, 2 पॉइंट बनते हैं इसमें, तो ये भी इसमें मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं दोस्तों, तो आप ज़रूर देखें पूरा वीडियो। राज्यत्व का सिद्धांत, अलाउद्दीन का जो राज्यत्व का सिद्धांत है वो भी मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। अलाउद्दीन के क्या क्या सुधार रहे हैं, देखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे अलाउद्दीन के कौन कौन से सुधार रहे हैं, तो उसमें शासन का केंद्रीकरण, जो उसमें उसने शासन का केंद्रीकरण किया, न्याय व्यवस्था में उसने सुधार किया और सैनिक व्यवस्था में भी सुधार किया। सैनिक व्यवस्था में अगर अपन 4 पॉइंट बना सकते हैं इसमें, घोड़ों को दागने की प्रथा का प्रारंभ, सैनिकों को नगद वेतन की व्यवस्था, सैनिकों की भर्ती में सुधार, स्थायी सेना की व्यवस्था। इसके बाद आर्थिक सुधार में अगर बात करें तो व्यक्तिगत संपत्ति तथा जागीरों का अपहरण, हिंदू पदाधिकारियों की विशेषाधिकारों की समाप्ति, कर की वृद्धि तथा वसूली में कठोरता, भूमि की माप, बाजार पर नियंत्रण। बाजार पर नियंत्रण में 2 पॉइंट बनते हैं यहाँ पे, 3 पॉइंट। वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण किया उसने, वितरण की व्यवस्था बनाई और अनाज को एकत्रित करना, शासकीय अन्न भंडार बनाने शुरू किए। ये उसके आर्थिक सुधार में। इसके बाद व्यापारियों पर किस तरह से नियंत्रण किया और बाजार के कर्मचारी कौन कौन थे, ये अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद अगर कोई वंश आता है तो इसके बाद जो खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश, वो 1320 से 1412 ईस्वी तक है। उसके बारे में आगे आप बात करेंगे अपन गयासुद्दीन तुगलक शाही गाजी के बारे में। इस अभी का जो अपना लेक्चर है ये है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो खिलजी वंश के बारे में था, कौन कौन से शासक हुए, खिलजी क्रांति किस तरह से है, अगर इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं। खिलजी वंश के शासकों को सर्वमान्य रूप से स्वीकृत नहीं मिली थी, क्योंकि तुर्की अमीर उन्हें निम्न मानते थे, उनसे घृणा करते थे। वे खिलजियों को अफगान समझते थे, किंतु खिलजी तुर्क थे। ठीक है दोस्तों, अगर अपन बात करें इस पूरे वीडियो में, तो अलाउद्दीन की जो संपूर्ण जानकारी थी सभी आपको इस चैनल के माध्यम से, हमने वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराई है दोस्तों। तो आप ये ज़रूर देखें पूरा वीडियो और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज़रूर देखें दोस्तों, और ये लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। MPPSC प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा में किस तरह से आप आंसर लिखें, तो इस तरह से पॉइंट बना के आप आंसर लिख सकते हैं दोस्तों। अनेक तरह के वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के समस्त वीडियो, मेंस के समस्त वीडियो कंप्लीट हैं, और जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है सबसे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको उपलब्ध कराते हैं।
तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। प्लेलिस्ट में समस्त वीडियो उपलब्ध हैं, आप वहाँ से जाके ज़रूर चेक करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।